हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम देख रहे हैं सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 24 जनवरी 2023 को, और इसके हमने कुछ क्वेश्चन पहले एक पार्ट में कर लिए हैं और आज हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। हमने लगभग 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। हाँ, यहाँ ये सब कंप्लीट कर लिए थे। हाँ, आज हम देखेंगे 49 से। ठीक है, आज हम 49 से देखेंगे। और अभी तक आपने इसका वो जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है। ठीक है, दो प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है। ऊपर वाली जो प्लेलिस्ट की लिंक है उसमें ये आपको पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने 2026 का भी करा दिया, वो भी पूरा मिल जाएगा उसी प्लेलिस्ट में। 2024 का भी उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा और ये भी उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, और अगर आप सीटेट के लिए ये पूरा प्लान लेना चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये पूरा की पूरा सीटेट का प्लान है और ये आपको पड़ेगा 250 में। ठीक है, अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं कि केवल आपको पेडागोजी की नीड है या फिर केवल आपको 6 to 8 MCQ की नीड है, जो भी आपका मन करे आप वो ले सकते हैं। ठीक है, आपको मिलेगा किस नंबर पर? मेरा व्हाट्सएप नंबर है 828287789818। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मेरे से PDF ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 से। क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो बताना है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा होगा भाई? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा जो 0 डिग्री अक्षांश ये हो गया, 23.5 डिग्री ये हो गया। ठीक है, और 23.5 डिग्री कौन सा हो गया? ये हो गया। 23.5 डिग्री ये हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में ये कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यानी कि जो महाद्वीप, इन तीनों, जिस महाद्वीप का हिस्सा इन तीनों की तीनों लाइन के बीच में आ रहा है वो सारे क्षेत्र किसमें आएगा? उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर इन्होंने उष्णकटिबंधीय ही घास के मैदान पूछे हैं। तो आइए चेक करते हैं। पहला है मध्य एशिया में स्टेपी जो घास का मैदान है वो उष्णकटिबंधीय है? नहीं, देखो यूरोप में है स्टेपी। यूरोप लगभग यहाँ है और यूरोप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये कौन सा घास का मैदान है? ये है शीतोष्ण। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ आता है? वो आता है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका बेल्ट। दक्षिण अफ्रीका बेल्ट ये कहाँ आएगा? दक्षिण अफ्रीका लगभग यहाँ के लगभग आता है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कहाँ के लगभग आता है? यहाँ के लगभग आता है, यानी कि आपकी मकर रेखा से नीचे आता है दक्षिण अफ्रीका। तो ये कौन सा घास का मैदान होगा? ये भी होगा शीतोष्ण घास का मैदान। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कौन सा है? पंपास। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, घास का मैदान। और फोर्थ है आपका ब्राजील। ब्राजील का संबंध किससे है? कंपोस्ट। तो कंपोस्ट जो ब्राजील घास का मैदान है वो कौन सा है? वो है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख के विषय में क्या करना है? हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है पहला, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। बिल्कुल सही बात है। लद्दाख कैसा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है ना। एक मिनट, लद्दाख कैसा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है। बी है, लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी एवं शुष्क है। हाँ, ये बात भी सही है। लद्दाख जो रेगिस्तान है, अभी मैं कल परसों जो मैराथन करा रही थी, ठीक है, उसमें मैं आपको बता रही थी 7th क्लास की ज्योग्राफी करा रही थी, उसका ही एक चैप्टर है। ठीक है, और ये बिल्कुल ये पूरा बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। ठीक है, शायद यही क्वेश्चन था उसमें भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ। 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की मैराथन में करा रही हूँ। 6th क्लास की कंप्लीट करा चुकी हूँ। 7th क्लास की करा रही हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम हिस्ट्री देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने ये मैराथन नहीं देखी है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल, एनसीईआरटी मैराथन। ठीक है, 6 to 8 एनसीईआरटी मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट है, या फिर आप डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर, वहां पर आपको एनसीईआरटी की मैराथन मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप ये तीनों क्लास की मैराथन देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी आपको बताया था ना सीटेट का, ये सीटेट का पूरा सिलेबस मैं आपको 250 में दे रही हूँ। तो उसमें जो 6 to 8 वाली जो वो है MCQ की नोट्स है या MCQ की जो PDF है, उस पूरी PDF को पढ़ा रही हूँ मैं इस मैराथन में। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। जो PDF में दे रही हूँ ना, वो अभी जो आपको मैंने बताया प्लान में, ठीक है, सीटेट के का जो पूरा सिलेबस के प्लान में बताया मैंने आपको 250 का, तो उसमें जो 6 to 8 वाली वो है क्या कहते हैं PDF, उसको ही मैं किसमें दे रही हूँ? इन सभी मैराथन में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पूरा की पूरा वही है। तो हम इसमें देख रहे हैं लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बी है, लद्दाख कम ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क है।
इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्यों गलत होगा, इन्होंने बोला है कम ऊंचाई के कारण, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां में से कुछ चोटियां हमारे लद्दाख में पाई जाती हैं, ठीक है। तो बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान है, छोटा नहीं है, ठीक है। सॉरी, कम ऊंचा नहीं है, बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। सी है, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, वहां शुष्कता ज्यादा है। देखो रेगिस्तान की पहचान क्या होगी, वहां की जलवायु शुष्क होगी, मतलब वहां के एटमोस्फेयर में पानी नहीं होगा, मतलब वहां हजारों साल से ठीक से बारिश नहीं हुई होगी। जब ठीक से बारिश नहीं होगी तो मिट्टी कैसे बन जाएगी, बालू बन जाएगी, ठीक है। तो वो एरिया कैसे बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे, अपने देश में दोनों है। गर्म रेगिस्तान राजस्थान में है, थार रेगिस्तान, ठीक है। वहां भी क्या है, वहां भी बहुत सारे सालों से बारिश नहीं हुई है। अब वहां बारिश क्यों नहीं होती है, क्या कारण है बारिश ना होने के, बारिश ना होने का सीधा सीधा कारण है अरावली, ठीक है। जब मानसून जाता है तो अरावली उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, मतलब पीछे की तरफ नहीं होती है बारिश, राजस्थान में आगे की तरफ बारिश होती है, ठीक है। अरावली के इधर इधर तो बारिश होगी, अरावली के पूर्व में तो बारिश होगी, लेकिन अरावली के पश्चिम में नहीं होगी। तो यही कारण है, ठीक है, इस वजह से वहां बारिश नहीं होती। लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख से पहले उत्तराखंड के बहुत ऊंचे पहाड़ है, हिमाचल के बहुत ऊंचे पहाड़ है, जम्मू कश्मीर के बहुत ऊंचे पहाड़ है, वहां तक ठीक से मानसून जा ही नहीं पाता है कभी भी, ठीक है। तो इसलिए वहां बारिश नहीं होती है। अब थोड़ी बहुत नमी इधर उधर से आ जाए, आर्द्रता आ जाए थोड़ी बहुत बारिश के लिए, तो उसमें भी क्या होता है, वहां का टेम्परेचर माइनस में होता है। थोड़ी बहुत आर्द्रता हुई, ठीक है, और तुरंत वो बर्फ के रूप में जम जाती है और नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो वहां के एटमोस्फियर में भी क्या नहीं है, नमी नहीं है। तो दोनों रेगिस्तान की आपको मैंने बात बता दी। तो अब जब नमी नहीं है वातावरण में तो बारिश नहीं है, बारिश नहीं है तो फिर वनस्पति कैसे होंगी, वनस्पति कहीं कहीं मिलती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें बी नहीं होगा वही सही आंसर होगा। तीसरे में बी नहीं है, ए और सी दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखो 3 युग्म दे रखे हैं, सबके आंसर सामने लिखे हुए हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा युग्म बिल्कुल सही है, वो आपको बताना है, ठीक है। 2 युग्म भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, तीनों भी सही हो सकते हैं। इन्होंने पूछा है, इन्होंने बोला है कि महाद्वीपीय संहिता जो है वो किसकी बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, नहीं, वो बनी हुई है सिले यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। ये इसका मतलब ये कह रहा है महाद्वीपों की जो परपट्टी है, जो ऊपरी परत है, वो किसकी बनी हुई है, सिलिका एल्यूमिनिया की बनी हुई है, एल्यूमिना की, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नीशियम, तो हो जाएगा गलत, ठीक है। बी है ऑप्शन महासागरीय होगा, ठीक है, या तो टाइपिंग मिस्टेक है या फिर सीटेट के पेपर में ही ऐसा लिखा होगा, ठीक है, इसलिए ऐसे ही मैंने टाइप किया है। तो महाद्वीपीय नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा महासागरीय, ठीक है। महासागरीय परपट्टी का संबंध किससे है, सिलिका और लोहा, नहीं, महासागरीय परपट्टी किसकी बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिमे, ठीक है, सिमे से बनी हुई है। तो ये भी हो गया गलत। सी है कोर या कोड, किससे बना है, तो ये बना है निकिल व लोहे से, ठीक है। तो सी वाला ही हो जाएगा सही। 51 का सही आंसर होगा तीसरा, केवल और केवल सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 52, और क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है। जो मौसमी पवनों का उदाहरण है वो बताना है हमें, ठीक है। पहला है भारत में मानसूनी पवने, दूसरा है भारत के उत्तरी मैदान की लू। अब लू जो है वो स्थानीय पवने हैं, ठीक है, स्थायी पवने नहीं है। वो कौन सी है, स्थानीय पवने। स्थानीय पवने का मतलब होता है किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाली पवने, ठीक है। अब जैसे जो लू है वो केवल और केवल उत्तर भारत में बहती है या उत्तर भारत में चलती है। उत्तर भारत यानी कि ये आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, आपका झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, है ना, और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन इलाकों में, ठीक है। यानी कि उड़ीसा को भी छोड़ दो, उड़ीसा में भी नहीं, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसमें प्रवाह होती है। तो कहाँ प्रवाह हो रही है, लगभग लगभग आप ऐसा मान सकते हैं गंगा और यमुना दोनों के दोआब में, यानी कि गंगा और यमुना की जो सहायक नदियां जहां जहां बह रही हैं प्लेन में, वहां वहां क्या चलती हैं, लू चलती हैं। कौन से महीने में चलती हैं, मई, मध्य मई से और मध्य जून तक चलती हैं, ठीक है। मध्य मई यानी कि लगभग 15 मई के आसपास स्टार्टिंग होती है लू की, और 15 जून तक, जब तक हमारे यहाँ ठीक से मानसून नहीं आता है तब तक चलती है, ठीक है। लगभग 1 महीना लू चलती है। तो ये कैसी है, ये है इस स्थानीय पवनों का उदाहरण, ठीक है। पूर्वी पवने, तो ये कैसी हैं, स्थायी पवने, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन होती है पूरे साल एक ही होती है। पश्चिमी पवने, ये भी कैसी हैं, स्थायी पवने, इनकी भी डायरेक्शन सेम ही होती है। आपकी एनसीईआरटी में 7th क्लास की में ही वायु वाले चैप्टर में दिया हुआ है ये सारा। सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला, भारत में मानसूनी पवने, ठीक है। भारत में जो मानसूनी पवने हैं वो कैसी हैं, वो है मौसमी पवने, ठीक है। एक निश्चित मौसम है, कौन सा मौसम है,
जून से सितंबर, ठीक है, इस मौसम में ही भारत में मानसूनी पवनें चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थी ए, बी और सी द्वारा जल पर बनाए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ए, बी, सी द्वारा जल पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, आपको बताना है जल से के संबंध में कौन सा जो उदाहरण है वो सही है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है, जब तेज वायु सागर की पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब तेज वायु चलती है और महासागरों पर रगड़ा खाती है। महासागर यानी कि जितने भी समुद्र हैं या जितने भी ओशन है, एक ही बात है, ठीक है, शब्द का ही अंतर है। तो उन पर जब रगड़ा खाती है वायु तो उसकी वजह से क्या होती है, तरंगें उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही बात है। बी है, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। नहीं, तेज वायु चलने पर सुनामी नहीं आती है, ठीक है। सुनामी कैसे आती है, या तो समुद्र के अंदर भूकंप आया हो या फिर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी उद्गार हुआ हो, दोनों में से कोई भी एक घटना होती है, तब क्या आती है, तब आती है सुनामी, ठीक है। सी है, इसमें ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है। ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा उद्योग बेल्ट में विकसित है। बेल्ट क्या है, बेल्ट है घास का मैदान। कौन सा, शीतोष्ण घास का मैदान, ठीक है। घास के मैदान दो ही प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण और शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दो ही प्रकार के होते हैं, या तो बहुत गर्मी में वनस्पति पैदा होंगी या फिर उसमें थोड़ा ठीक सा जो मौसम होता है उसमें। तो बेल्ट कैसा घास का मैदान है, बेल्ट है आपका शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो बेल्ट कहाँ के घास का मैदान है, यह है दक्षिण अफ्रीका का, है ना। अब बेल्ट के बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, में विकसित हुआ है। अब पहला है, इसमें भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग वापस चलता है। दूसरा है, याक पालन के कारण ऊनी उद्योग चलता है। तीसरा है, ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग चलता है। ऊंट तो पलेंगे नहीं, ऊंट तो मिलते हैं रेगिस्तान में, बेल्ट में रेगिस्तान तो है नहीं, वो तो घास का मैदान है। चौथा है, गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ठीक है। भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग। अब ऊन का उद्योग कहाँ होगा, भेड़ कहाँ मिलेगी, जहाँ ठंडे इलाके होंगे, गर्म इलाकों में भेड़ नहीं मिलेगी। हर वो जानवर या हर वो पेड़ पौधा वही मिलेगा जहां जैसी उसकी प्रकृति है, जैसे में वो सर्वाइव कर पाएगा। जैसे ऊंट है, प्लेन में वो कभी मिलेगा ही नहीं, कहाँ मिलेगा, रेगिस्तान में मिलेगा। अब तुम सर्कस के लिए एक आध को वहां से राजस्थान से लाकर यहाँ रखो तो एक अलग बात है। तो हर जानवर अपनी जलवायु के हिसाब से ही जीवित रह सकता है, और इंसान भी, ठीक है। अब हमको आप -40 में लेके जाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, या फिर हमको आप 60 डिग्री में ले जाके रख देंगे तो शायद हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको सर्वाइव करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 30-35 के आसपास ही चाहिए, बस इससे ज्यादा हम नहीं झेल पाते हैं, ठीक है। हम मतलब हम सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब हम लोगों, जो भी उत्तर भारत के लोग हैं, जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, ये जो राज्य हैं, इनकी जो जलवायु है वो ठीक से आप हद से हद 35 झेल पाएंगे, और कम से कम आप 10 टेम्परेचर, ये आपके लिए बिल्कुल सही स्थिति है। अगर इससे ज्यादा बढ़ता है टेम्परेचर तो भी आप नहीं झेल पाते हो, और इससे कम होता है तो भी आप नहीं झेल पाते हो, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है तो क्या, कूलर और एसी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आजकल इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी है, 43 तक टेम्परेचर पहुंचने लगा है, तो उस एसी का भी कोई फायदा नहीं है, एसी भी फूक जाता है। 2 बार से गर्मियों में ये हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, पहले नहीं होता था, लेकिन 2 बार से हो रहा है। क्या हो रहा है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो एसी ठंडा करना बंद कर देता है मोस्टली दिन में, क्योंकि एसी भी एक लिमिट है ना, एसी की भी ठंडा करने की, उस लिमिट के बाद वो ठंडा नहीं करेगा, ठीक है। पिछले साल तो हमें पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या है, तो बाद में न्यूज में हमने देखा कि ये ज्यादा गर्मी की वजह से एसी काम नहीं कर रहा है। इस बार हमने क्या करा है कि हम एसी को बस 1 घंटा चलाते हैं, 1 घंटे के बाद उसको फिर आधा घंटे का हम ब्रेक देते हैं। हाँ, 1 घंटा चलाया, आधा घंटे का ब्रेक दिया, ताकि एसी भी बेचारा ठीक से काम करे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है एसी पे भी नहीं झेल पा रही है। ये हकीकत है, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। और इस कमरे में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, तो यहाँ पर तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है मुझे। अब देखो, शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और केवल पंखा चल रहा है और छत वाला रूम है, पूरा रूम अच्छे से तप रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कथन ए और कथन बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सही उत्तर आपको बताना है। पहला है, कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से एक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, विश्व की गहरी खानों में से एक है। कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने की खानों के लिए। जो
नहीं सॉरी, कोलार की जो खाने हैं वो किससे संबंधित है? वो है जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। कोलार की खान या तो सोने की है या हीरे की है। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि किसकी है एग्जैक्ट। ठीक है, या तो कोलार की खाने हीरे की खाने हैं या सोने की खाने हैं। सोने की ही खाने हैं। हाँ, आ गया मुझे याद, सोने की खाने। कोलार कोलार भी सोने की खाने हैं, और कर्नाटक में जो खाने हैं वो भी किसकी है? सोने की है। ठीक है, अपने भारत में बस एक जगह ही सोना मिलता है, कर्नाटक में, है ना। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही है। कोलार जो खाने हैं वो सोने की खाने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है कि बायोगैस और ईंधन में सामान्य लक्षण क्या है? बायोगैस और ईंधन, ईंधन यानी कि पेट्रोलियम जो जितना भी है वो सब ईंधन में आएगा। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह ये सब किसमें आता है? ईंधन में। कोयला ईंधन में आता है। बायोगैस क्या है? बायोगैस है कि हमारे किचन का जो वेस्ट होता है, यानी कि जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, और मेनली होता है गोबर। ठीक है, जो गोबर होता है, गाय भैंस का जो गोबर होता है, उससे बायोगैस बनाई जाती है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, 10-15 दिन तक ढककर एक उसमें रखते हैं, उसमें फिर गैस बनती है। ठीक है, और उसको हम प्रयोग करते हैं खाना बनाने में। ठीक है, और ये जो गैस है, बायो जो गैस है, ये आपको जो शहर के गटर वगैरह होते हैं ना, उनमें भी मिलेगी। ये जो आपको बदबू आती रहती है ना, नाले के बराबर से निकलने या फिर कचरे के ढेर के बराबर से निकले, तो आपको जो स्मेल आती है बहुत गंदी, वो क्या है? एक तरह से बायोगैस है। ठीक है, अगर हम उसको सिक्योर करें तो उस पर हम खाना बना सकते हैं लेकिन खा नहीं पाएंगे उस पर खाना। ठीक है, क्योंकि हमें याद रहेगा कि ये खाना कौन सी गैस से बना है। पर हाँ, बायोगैस का प्रयोग हम खाना बनाने के लिए भी करते हैं। पहला है, इन दोनों को बनाने में लगभग समान समय लगता है। दूसरा है, देखो ये तो गलत हो गया, ईंधन को बनाने में तो बहुत सारे साल लगते हैं। ठीक है, बायोगैस को तो हम लगभग 15 दिन में या 1 महीने में तैयार कर लेते हैं। दूसरा है, दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ईंधन नहीं है लेकिन बायोगैस है। ठीक है, अब देखो परंपरागत में जितना भी पेट्रोलियम के आइटम है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल और ये आपका कोयला वगैरह, ये जितने भी हैं वो आते हैं परंपरागत में। गैर परंपरागत में कौन से आते हैं? जैसे ये बायोगैस हो गया, जैसे आपका ये सौर ऊर्जा हो गया, जैसे जल ऊर्जा हो गया। ठीक है, जल जल से जो बिजली बनाते हैं, पानी से जो बिजली बनाते हैं वो हो गया। ये किस में आते हैं? सॉरी, पानी से जो बिजली बनाते हैं वो परंपरागत में आता है, लेकिन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है गैर परंपरागत के अंतर्गत। ठीक है, गैर परंपरागत के अंतर्गत आता है। तो 56 का मैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है तीसरा, दोनों हरित प्रभाव का कारण बन सकती हैं। हरित प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का कारण बन सकती हैं। हाँ, इन दोनों से ही कौन सी गैसें रिलीज होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, इन दोनों से ही वो वाली गैसें, मतलब अगर आप इस ईंधन का प्रयोग करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव इसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 56 का ग्रीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है? अब देखो, गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? गहन निर्वाह कृषि होती है कि खेत के एक छोटे से टुकड़े पर हम ज्यादा से ज्यादा फसल उगाते हैं। ठीक है, ताकि लोगों का भरण पोषण हो सके। जैसे कोई किसान है तो एक खेत के छोटे से टुकड़े पर वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, और उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, 4, 6, 10, वो सारे के सारे उस खेत में काम करते हैं। ठीक है, उस खेत में काम करते हैं, और जितना भी उनकी अर्निंग, मतलब जितनी भी फसल होती है उसको बेचकर वो अपने घर का खर्च चलाते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि एक छोटे से खेत में या छोटे से जमीन के टुकड़े पर ज्यादा से ज्यादा संसाधन प्रयोग करके या श्रम बल प्रयोग कर खेती करना। ठीक है, अब देखो ये किससे संबंधित है? पहला है, इसमें छोटे भूखंड और साधारण औजार के द्वारा होता है। बी है, इसमें संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है, सी है, इसमें अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। नहीं, यानी कि अर्ध शुष्क का मतलब हो गया लगभग लगभग शीतोष्ण कटिबंध जैसा। ठीक है, डी है, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु में होता है। हाँ, जहाँ हवा पानी ठीक ठाक मिल रहा है और मौसम ठीक ठाक रह रहा है ना, वहां पर हम 2 से 3 फसलें ले सकते हैं एक ही समय में, मतलब एक ही साल में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। पानी लाना भूल गई आज मैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? विविधता क्या होता है? विविधता होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों का एक साथ आना।
ठीक है, जैसे भारत में बहुत सारा अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सबका वेशभूषा है, अलग सबके खान पीन है, अलग उनकी भाषा है, सब कुछ उनका अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो एक साथ रहते हैं। कहने को हम सब क्या है, भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। ठीक है, इतनी सारी विषमताओं होने के बावजूद भी, इतनी सारी विषमता आपको किसी देश में नहीं मिलेगी, दुनिया के किसी देश में भी। ठीक है, कि इतनी भाषाएं अलग अलग, इतनी सारी चीजें अलग अलग, उसके बाद भी एक ही देश में रह रहे हैं आराम से। और असमानता क्या होती है? असमानता होती है दो चीजों को समान ना होना। समान ना होना मतलब एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, एक सुंदर एक बदसूरत, ठीक है, असमान है दोनों, दोनों में कोई समानता नहीं है। ठीक है, एक अमीर एक गरीब, इस तरह से क्या होगा, असमानता। पहला है इसमें धर्म का अंतर, ये किसका उदाहरण है, विविधता का। ठीक है, हमें बताना है असमानता का उदाहरण। दूसरा है मातृभाषा का अंतर, ये किसका उदाहरण है, विविधता का। तीसरा है आर्थिक स्तर का अंतर, ये किसका उदाहरण है, असमानता का। चौथा है खाद्य संबंधी आदतों का अंतर, ये किसका है, विविधता का। सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, आर्थिक स्तर। ये क्या है, ये है आपका असमानता का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 59, और क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि पूर्वाग्रह का अर्थ बताइए। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह ए है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बना लेना। ठीक है, ये क्या है, पूर्वाग्रह है। पहले पूर्वाग्रह होता है कि हम किसी को देखे जांचे बिना हम उसके बारे में कोई भी राय बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें नकारात्मक नहीं सकारात्मक भी होती है। ठीक है, इसमें केवल नहीं लिखा है, इसीलिए अगर केवल होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। लोगों के बारे में नकारात्मक राय बना लेना या सकारात्मक राय। ठीक है, हम किसी को के बारे में जाने बिना, उसको के साथ अनुभव किए बिना हम ये सोच लें कि इसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ये इंटेलिजेंट होगा, अच्छे घर से होगा, इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ये ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम कैसा ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, अच्छे घर से होगा, ये ऐसे ही दिख रहा है तो गरीब होगा। ठीक है, या फिर ये थोड़े एक्शन में है, मतलब बॉडी लैंग्वेज इसका ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पढ़ा लिखा होगा। ठीक है, और ये ऐसे ही लो कॉन्फिडेंस में बैठा है तो ये अनपढ़ होगा। ऐसा जो हम करते हैं ये क्या है, ये एक तरह का पूर्वाग्रह है, आप लोग भी करते होंगे। ठीक है, जैसे आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, कहीं बस में जा रहे हो, कहीं ऑटो वगैरह में जा रहे हो, या रोड पे भी चल रहे हो, तो जो भी व्यक्ति आपके सामने आ रहे हैं, किसी ना किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में ये आता है कि ये ऐसा है, और हो सकता है कि वो वैसा ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। पूर्वाग्रह होता है किसी को जाने परखे बिना उसके बारे में अपने आप से ये धारणा बना लेना कि ये व्यक्ति ऐसा है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकता है इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा सही। बी है लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, लोगों को गलत दृष्टि से देखना कि यार ये इस जाति के लोग हैं, इस जाति के लोग तो अनपढ़ होते हैं, इस जाति के लोग पढ़े लिखे होते हैं, ये सोचना, हीनता की भावना आना, ये भी क्या है, एक तरह से पूर्वाग्रह है। सी है लोगों को एक ही छवि में बांधना। एक ही छवि में बांधना क्या है, देखो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज चली आ रही है कि इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, इस लिंग के जो व्यक्ति हैं वो अच्छे हैं, यानी कि जैसे फीमेल है तो ये घर के काम के लिए अच्छी हैं, जैसे पुरुष है मेल है तो ये बाहर के काम के लिए अच्छे हैं, नौकरी वगैरह के लिए। ठीक है, ठीक है, लड़कियां हैं तो इनको वैसे इंडोर गेम खेलना चाहिए, लड़के हैं तो आउटडोर खेलना चाहिए। तो एक छवि बना रखी है कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, लड़कों को वैसा होना चाहिए। तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है, ये किसका उदाहरण है, रूढ़िवादी धारणाओं का उदाहरण है, रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। सही कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है कौन सा कानून। पहला है इसमें राजद्रोह का कानून, दूसरा है घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा 2005 में आया था। ठीक है, घरेलू हिंसा भी 2005 में आया था, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 क्या कहता है, 2005 से पहले बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। 2005 के बाद ये नियम आया, 2005 में ये नियम आया कि पिता की संपत्ति में बेटियों का बराबर का हिस्सा है। ठीक है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, यानी कि संसद ने बनाया है, लेकिन हर राज्य में अपना भी एक कानून चल रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से भी कानून चल रहा है। कुछ राज्यों में आज भी एक कानून है कि गांव की जो जमीन होगी, गांव की जो जमीन होगी, जो पुश्तैनी जमीन होगी, जो बाबा की जमीन है, बाबा की पिता को, पिता की बेटे को, ऐसी जो जमीन है, उस जमीन में लड़कियों का हिस्सा नहीं होगा। कौन सी लड़कियों का हिस्सा नहीं होगा, जो शादीशुदा महिलाएं, अगर उनका भाई है, मतलब एक व्यक्ति के, मान लो ए व्यक्ति है, उसके 3 बच्चे हैं। ठीक है, 1 2 और 3, 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब उस व्यक्ति की हो जाती है मृत्यु, अगर उसकी शहर में प्रॉपर्टी है, तीनों को बराबर मिलेगा, एक उसकी वाइफ भी रहेगी। ठीक है, उसके वाइफ को भी उसमें हिस्सा मिलेगा। गांव के घर में
सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन गांव की जो पुश्तैनी जमीन है, ठीक है, ये है यूपी में है, हरियाणा में है, कुछ राज्यों में ये कानून है कि जो गांव की जो जमीन है, गांव की जो जमीन है उसमें इन लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। उस और कौन सी लड़कियों को हिस्सा मिलेगा, जैसे पिता की मृत्यु हो गई, अब 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, तो ये दोनों लड़कियां अगर कुंवारी हैं तो इनको पिता की प्रॉपर्टी में से बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर इन दोनों की शादी हो गई और दोनों में से कोई भी विधवा है तो पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। तलाक हो गया है तो पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अगर ये इन दोनों की शादी हो गई है, शादीशुदा जिंदगी में अच्छे से जीवन बसर कर रही हैं, तो फिर इनको पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा। सारा के सारा जो जमीन है वो किसको जाएगी, बेटे को जाएगी, ठीक है। ये कुछ राज्यों में है और कुछ राज्यों में यही वाला चल रहा है 2005 वाला। उसमें क्या बताया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कि पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों का भी बराबर का हिस्सा है, उसकी पत्नी का भी, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया, ए के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों में भी उतना ही हिस्सा मिलेगा, चौथी उसकी वाइफ को भी, ठीक है। 2005 से पहले क्या कानून था, 2005 से पहले कानून था कि जो जमीन है वो ट्रांसफर किसमें होगी, लड़के में ही होगी, यानी कि पिता की संपत्ति पुत्र को मिलेगी और जिनके बेटे नहीं है उनकी उनकी पूरी संपत्ति उनके भाई को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। या फिर भाई भी नहीं है तो भाई के बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन उनकी जो लड़कियां हैं उनको नहीं मिलेगी। ऐसा एक इंसिडेंट हमारे परिवार में हुआ। हमारे परिवार में जो हमारे बाबा थे ना, एक मिनट इस चीज को समझ लीजिए, एग्जाम में आपके में पूछी जाती है। देखो जैसे हमारे बाबा है ना, 3 भाई थे, ठीक है, 3 भाई थे। अब देखो जो मेरे बाबा थे उनके थे 6 बच्चे, ठीक है, उनके थे 6 बच्चे। अब जो हमारे नंबर 2 के जो बाबा थे उनके कोई संतान नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने एक बच्चा हमारे बाबा से ही अडॉप्ट कर रखा था, एक मतलब हमारे एक ताऊ उन्होंने अडॉप्ट कर रखे थे। तीसरा जो उनका भाई था उनके एक ही बेटी हुई और एक बेटी के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वो जो हमारे तीसरे बाबा थे उनकी मृत्यु हो गई, मतलब बाबा के जो भाई थे वो हमारे बाबा ही लगे ना, तो उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु हो गई, इनकी जो प्रॉपर्टी थी इन्होंने गोद ले लिया, लड़का इनके पास चली गई। बाबा की जो प्रॉपर्टी थी बाबा के बच्चों को आएगी, लेकिन जो ये थे इनकी एक ही बेटी थी, अब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कुछ दिन बाद इनकी जो वाइफ थी उनकी भी मृत्यु हो गई, तो एक लड़की ही बची। अब उस लड़की की प्रॉपर्टी किसको आती, उस लड़की की प्रॉपर्टी किसको मिलती, हमारे बाबा को, ठीक है, हमारे बाबा को मिलती। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि भाई एक तुम बेटी हो या बेटा हो वो तो भगवान की मर्जी थी, लेकिन आपकी जितनी भी संपत्ति है हम इसको खुद लिख के दे रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं उसको, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। तो लगभग 6 बीघे जमीन थी। हमारे बाबा ने बोला कि ये तुम्हारे पापा की संपत्ति है, तुम ही रखोगी। अगर ईमानदारी नहीं दिखाते तो क्या होता, तो उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती, यानी कि उनको गांव की जमीन नहीं मिलती, ठीक है। ऑन रोड जमीन थी, 6 बीघा जमीन थी, उन्होंने वो बेच दी। अब तो वो भी जो मेरे पापा की जो चचेरी बहन थी वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, बहुत पुरानी बात है। वो भी लगभग 70 साल की होके परलोक सुधार गई, तो ये बहुत पुरानी बात है। 60 साल की होंगी या 70 साल की होंगी, तो ये बहुत ज्यादा पुरानी बात है, ठीक है। तो तब ऐसा था और लोग अच्छी खासी बेईमानी करते थे, जिनके लड़का नहीं होते उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि अगर किसी पुरुष के बेटियां पैदा हो गई, 3-4 बेटियां पैदा हो गई, तो उसका जो पिता होता था, उस लड़के का जो पिता होता था, उसको वो प्रॉपर्टी देता ही नहीं था कि तेरे तो लड़कियां हैं, तू ही क्या करेगा, दूसरे वाले को देंगे, ठीक है। तो ये चलता था पहले। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला कि बहुत मुश्किल से एक लड़का हुआ और उसको भी परिवार वाले षड्यंत्र करके मार दिया करते थे कि ये अगर रास्ते से हट जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगी, है ना, ऐसा भी होता था। तो बाद में ये हुआ कि भाई पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों का भी हिस्सा होगा, ठीक है, और आज भी है ये कानून और बिल्कुल ठीक है। भाई बेटी है या बेटा है, सबको बराबर मिलना चाहिए अधिकार, ठीक है। और जो गांव की प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है कुछ राज्यों में, वो भी ठीक है। देखो लड़की की शादी में, छोचक में और भात में इतना सब कुछ खर्च होता है, तो वो सारा खर्चा कहाँ से वसूला जाएगा। पिता की प्रॉपर्टी अगर तुम छोड़ के आओगी तो ही तभी तुम्हें इतनी सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अगर तुमने सब कुछ बराबर ले लिया तो फिर कोई भी भाई तुम्हारी शादी के लिए पैसे खर्च नहीं करेगा, वो कहेगा अपनी प्रॉपर्टी भी एक अपनी शादी कर ले, ठीक है। तुम्हारे भात छोचक नहीं आएंगे, वो जो तुम्हारे त्योहार पे आते हैं, भाई रक्षा, राखी बंधन, ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि हम बराबर का हिस्सा लें तो फिर ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, है ना। लेकिन कई केसों में भाई नालायक होता है, वो प्रॉपर्टी भी रख ली और बहन को पूछ भी नहीं रहा, तो फिर वहां झगड़े होते हैं और फिर बहन वहां हिस्सा ले लेती है, ठीक है। तो ये वाला एक हो गया। तीसरा है स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता अधिनियम, ये आया था 2014 में। इसमें क्या था, 2014 में आया था, इसमें था कि जो रोड के किनारे पे जो रेडी पटरी वाले होते हैं ना, जो कुछ कुछ सामान अपना ठेली पर, रेडी पर या नीचे कपड़ा बिछाकर कुछ महिलाएं बेच रही होती हैं, बिंदी, शीशा, कंगा या कुछ छोटे मोटे आइटम, है ना,
छोटे मोटे आइटम, खाने के कुछ आइटम, ये जो बेचती हैं, तो इनके लिए बोला गया कि भाई ये जो स्ट्रीट रोड के इधर उधर सामान बेचते हैं, इन सबको हटा देना चाहिए, इनको नहीं रखना, इनको बेचने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं बेचने देना चाहिए? क्योंकि रोड पूरी घिर जाती है। कोर्ट में मुकदमा गया और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि अगर इनको हम यहाँ से हटा देंगे, इनके पास दुकान है नहीं, और अगर इनको हम साइड से भी हटा देंगे तो क्या होगा? तो ये बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, तो इनका रोजगार कैसे चलेगा? तो इनका रोजगार बचाने के लिए इनको साइड रोड के साइड में बेचने के लिए दिया जाना चाहिए जगह। ठीक है, ये आया था 2014 में, ये बिल्कुल सही है। चौथा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये 2005 में आया था, ये मैंने बता दिया। घरेलू हिंसा भी 2005 में, और ये भी ठीक है। घरेलू हिंसा में क्या है? किसी भी महिला के साथ कोई भी मारपीट होती है, पुरुष भी आ सकता है इसमें, ठीक है, उसके साथ अगर कोई मारपीट होती है, जैसे बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं सास ससुर, या बेटा बहू प्रताड़ित कर रहे हैं माँ को, ठीक है, माँ को घर से बाहर निकाल दिया, हम नहीं रखना चाहते, इस तरह का कोई भी प्रताड़ना हो रही है तो आप जाओ पुलिस स्टेशन में और रिपोर्ट कराओ। 2005 से पहले क्या होता था? कुछ नहीं होता था। 2005 से पहले अगर किसी ने आपको मार दिया तो उसकी क्या एफआईआर कराओगे? कुछ नहीं। लेकिन अब एक अलग से अधिनियम बनाया गया है जिसके तहत अगर आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार हो रहा है परिवार में तो कर सकते हो। और देखो, बाहर वाले हमें कम नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात ध्यान रखना। सही कौन सा है? पहला है कि ये वाला जो कानून है ये संसद में पास नहीं हुआ है कभी भी, राजद्रोह का कानून, ठीक है। तो देखो, हमें जो नुकसान पहुंचाते हैं ना, वो बाहर वाले नहीं, हमेशा घर वाले पहुंचाते हैं। बाहर वाला व्यक्ति हमसे क्या घंटे लड़ पाएगा? 1 मिनट 2 मिनट, उससे कहा सुनी हुई, हमने अपना दरवाजा बंद कर लिया, बात खत्म। नहीं मन मिल रहा तो हम उससे नहीं बोलेंगे। ऑफिस में लड़ाई हो गई, सरकारी में हो तो आपने ट्रांसफर ले लिया, 1 आध साल उसको झेलना है, आपने ट्रांसफर ले लिया, बात खत्म। प्राइवेट में आप जॉब कर रहे हो तो आपने नौकरी छोड़ दिया, अगर संभव है तो नौकरी छोड़ के आपने कहीं और कर ली, बात खत्म। लेकिन अगर कोई घर में आदमी चढ़ाला सा है और आपको रोज प्रताड़ित कर रहा है तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी नर्क बन जाती है, ठीक है। पहले उनको सासें प्रताड़ित करती हैं, अब उनको आदत पड़ गई है ना सहने की, तो जब उनकी बहुएं आती हैं फिर उनको वो प्रताड़ित करती हैं कि अब वो बेचारी इस चक्कर में रहती है कि घर बना रहे, घर जुड़ा रहे, है ना, वो घर में कलेश ना हो, वो इसलिए सबके खुशामद करती रहती है, सबकी सहती रहती है। तो पहले वो सास की सहती है, जो महिलाएं सास की सहती हैं उनको बाद में बहुओं की भी सहनी पड़ती है, क्योंकि उनका नेचर बन जाता है सहने का, और सामने वाले का नेचर बन जाता है आपको प्रताड़ित करने का, ठीक है। तो आप अब क्या है, अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो आप केस कर सकते हो, लेकिन मामले बहुत कम जाते हैं कोर्ट में। आप देखना, जो बहुएं बिचारी बन के रहती हैं वो बुढ़ापे में भी ऐसी रहती हैं, ठीक है। सबका सम्मान करना चाहिए, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल कहती हूँ, लेकिन भाई अपने आप के बारे में भी सोचना चाहिए। लड़कों के साथ भी बहुत ज्यादा हरेसमेंट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लड़कों के साथ नहीं, खूब होती है। माँ बाप तक करते हैं लड़कों के साथ। कैसे? माँ बाप बोलते हैं कि आपकी सैलरी कम है, काम नहीं कर रहे, निकम्मा है, ये है वो है। भाई नौकरी नहीं मिल रही, वो बेचारा कहाँ से अपनी ला के दे आपको पैसे, ठीक है। कई बार कंपेयर करा जाता है कि बड़ा भाई इतना कमा रहा है, छोटा क्यों नहीं कमा रहा, तू क्यों नहीं काम करता, या छोटा इतना कमा रहा है, तू क्यों नहीं, बड़ा वाले से बोलते हैं तू क्यों नहीं काम करता। तो माँ बाप भी कई बार इस तरह की चीजें करते हैं, तो लड़कों का भी हरेसमेंट होता है। अब जिस घर में आपका डेली शोषण हो रहा है उस घर में जीना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। बाहर वालों से लड़ना बहुत आसान है, क्योंकि बाहर वालों से लड़ाई होगी आप घर में जाके शेयर कर सकते हो। अगर घर में ही कलह हो रही है तो आप किसके साथ शेयर करोगे, है ना। हर किसी के सामने तो अपने परिवार की बात नहीं रखी जा सकती, तो बड़ा ही मुश्किल होता है ये सारी चीजें। सबसे ज्यादा दुखदायी जो चीजें होती हैं वो हमारे घर में ही होती है। बाहर के लोगों से हम कम दुखी होते हैं, घर के लोगों से ज्यादा दुखी होते हैं, ठीक है। और लड़कियां ही नहीं होती हैं, लड़के भी होते हैं। कई बार ऐसी वाइफ पल्ले पड़ जाती है कि नाक में दम करके रखती है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लड़कों की जिंदगी ऐसी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, ना उनको खाने को मिल रहा है ठीक से, ना उनको कोई सुविधा मिल रही है घर में, बस कलेश ही कलेश मिल रहा है, ठीक है। और मैं आप सब लोगों से ये बोलूंगी, आप कितने भी बिजी हो जाओ लाइफ में, लेकिन घर का माहौल एक अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि बाहर आप बहुत कम देर रहते हो, घर में ज्यादा देर रहते हो। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि घर आने का मन करे। कोई बाहर आदमी जॉब कर रहा है, बाहर आदमी पढ़ रहा है, बच्चा है, बच्चे से के साथ भी कई माता पिता का व्यवहार इतना गंदा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि अगर छुट्टी करेंगे तो इनकी भहमें सुननी पड़ेगी, इससे अच्छा स्कूल चले जाए, ठीक है। वो इसलिए छुट्टी नहीं लेते हैं कभी भी कि इनकी भहमें से अच्छा तो स्कूल चले जाए, ठीक है। ऐसा नेचर आपको कभी नहीं रखना है। आपके साथ आपके माता पिता कंफर्टेबल रहे, आपके हस्बैंड या वाइफ कंफर्टेबल रहे, आपके बहन भाई कंफर्टेबल रहे, और आपके बच्चे कंफर्टेबल रहे। ऐसा आपको अपना नेचर बनाना चाहिए, ठीक है, कि वो बेझिझक आपसे बोल सकें कि आप ऐसा हमारे साथ मत करो, ठीक है, आपका ऐसा व्यवहार हमें हर्ट पहुंचा रहा है, और आप उनको सुने, ठीक है। और अगर ज्यादा गड़बड़ हो रही है और ज्यादा उनको हर्ट हो रहा है तो अपने व्यवहार को चेंज करें। परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहें, वो सबसे अच्छी चीज होती है, ठीक है। पैसे कम होते हैं उसमें काम चल जाता है, लेकिन कलह हो उसमें काम नहीं चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। और ये जो सुसाइड के जितने भी केस होते हैं, कोई भी आदमी पैसे से तंग होकर सुसाइड नहीं करता है, ये बात मैं क्लियर बता रही हूँ आपको।
कोई भी आदमी असफल होने के बाद सुसाइड नहीं करता है, वो इसलिए सुसाइड करता है, उसे पता है कि तू फेल हो गया है अपनी लाइफ में, अब तुझे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब घर वाले पूरा सुनाएंगे, अच्छे से सुनाएंगे। घर वालों की ज्यादा अपेक्षाएं बच्चे को मजबूर करती हैं कि वो सुसाइड करे, कि भाई तेरा इस बार मेडिकल में हो जाएगा, उसका नहीं हुआ, अब वो सोचेगा यार मम्मी पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में, उन्होंने इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इस वजह से लोग सुसाइड करते हैं। शादी के बाद लड़की या लड़के जो सुसाइड करते हैं वो इसीलिए सुसाइड करते हैं कि उनको कहीं भी मेंटल पीस नहीं मिल रहा है। अगर उनको अपनी लाइफ में 2-4 व्यक्ति ऐसे मिल जाएं जो उनकी बात सुन ले, प्रॉब्लम कोई सॉल्व ना करे, बस सुन ले, ठीक है। लड़के भी जो सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं? माँ बोल रही है कि तू बहू की सुन रहा है, और बहू बोल रही है तू माँ के पीछे है ना। अब उसको बेचारी को सुनने वाला कोई नहीं है, वो सोचता है पंखे से लटक जाओ, सब अपना अपना देख लेंगे। लड़कियों का भी यही होता है, पर फोन करके बोल रही है अपने पीहर में कि मम्मी मेरे साथ प्रताड़ना हो रही है, प्लीज मुझे बचा लो। मम्मी कह रही है कि बेटा हमने तो शादी में बहुत पैसा लगाया, आप अपने आप देख लो, और हमारे घर तो बिल्कुल मत आना डाइवोर्स के बाद, ठीक है, अब तुम अपना आप झेलो। ससुराल वाले पहले से ही प्रताड़ित कर रहे हैं, वो लड़की कहाँ जाए, वो बेचारी लटक जाती है। तो सुसाइड के जितने भी केस होते हैं, ये बात ध्यान रखना, कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्टली परिवार की वजह से होते हैं। जब आपको कहीं मेंटल पीस नहीं मिलेगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा कहीं भी किसी भी जगह, तो फिर आपको बस एक ही रास्ता दिखता है कि खत्म करो ये सारी चीजें, अब मुझे नहीं पढ़ना, अब बहुत ज्यादा मैसी मैसी हो गया, चलो हम चलते हैं यहाँ से। तभी होता है। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में ऐसा कभी ना हो, तो खुलकर बैठो, बात करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और सबके मन का करो घर में, सबके मन का खाना बनाओ, सबके मन की चीजें हो घर में, तभी घर में मन लगता है सबका, सबको महसूस हो कि हाँ यार ये हमारा घर है, ठीक है। सास ससुर को भी महसूस हो, बहू को भी महसूस हो, बच्चों को भी महसूस हो। है कई लोग ऐसे व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के साथ, तू कमा के ला रहा है क्या, तेरी कमाई रखी है क्या, इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी ना तुमको, तो वो मदद नहीं करेगा, वो कहेगा ऐसी तानी ये हम मुझे देते थे, और फिर वो आपको बोलेगा कि आपने पूरे जीवन क्या करा, अपनी सेविंग भी नहीं रखी। ये सारी चीजें जब लौट के आपको मिलेंगी, आपको बहुत बुरा लगेगा। आज से ही ये चीज स्टॉप होनी चाहिए अगर आपके घर में चल रही है तो। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए। ये 2 कथन दे रखे हैं, इनको हमें पढ़ना है, कौन सा जो कथन है वो सही है वो हमें बताना है, ठीक है। पहला है इसमें, एक राज्य को वस्तुएं एवं सेवाएं कर के वितरण से संबंधित विवाद राज्यों के बीच विवाद का मामला है। देखो इसमें बोला है जो जीएसटी है, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर को बोलते हैं जीएसटी। जो जीएसटी है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है 2 राज्यों के विवाद से रिलेटेड। तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन गलत, 2 राज्यों का विवाद है ही नहीं है, ठीक है। ये विवाद किसका होगा, जीएसटी के ऊपर झगड़ा किसमें होगा, 2 राज्यों में नहीं होगा, राज्य और केंद्र में होगा, ठीक है। अब क्या है, जो भी जीएसटी आ रहा है वो ज्यादा केंद्र सरकार के बाद में केंद्र सरकार राज्यों को उनका हिस्सा देती है, ठीक है। अगर हिस्सा कम दे रही है तो फिर राज्य लड़ेंगे कि भैया केंद्र सरकार हमें ज्यादा हिस्सा दो, हमारे यहाँ से तुम कमा तो बहुत ज्यादा रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, जीएसटी के माध्यम से, ठीक है, जीएसटी के माध्यम से कमा तो ज्यादा रहे हो लेकिन हमें दे नहीं रहे हो खर्चे के लिए। तो ये 2 राज्यों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये किसके बीच की लड़ाई है, ये है आपकी सीधी सीधी राज्य और केंद्र के बीच की लड़ाई। बी है, नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद 2 राज्यों के बीच का मामला है। हाँ, अगर नदी के जल के ऊपर लड़ाई होगी तो 2 राज्यों के बीच में होगी, केवल और केवल बी सही है ना। 2 राज्यों के बीच में होगी कि भैया तेरा पानी और मेरा पानी, ठीक है, तू ज्यादा क्यों ले रहा है, मैं कम क्यों ले रहा हूँ। तूने मान लो कोई नदी आ रही है, मान लो उत्तराखंड से आ रही है आपकी गंगा नदी, उत्तराखंड वाले ने 3 बांध बना लिए गंगा नदी पे, उत्तर प्रदेश को पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। मान लो फिर उत्तर प्रदेश ने भी खुन्नस में 2 डैम बना लिए, 5 डैम बन गए उस पर, फिर आगे बिहार को पानी नहीं मिल रहा तो बिहार बोलेगा कि भाई पानी क्यों नहीं मिल रहा मुझे, है ना। तो इस चक्कर में लड़ाई होती है। साउथ में ज्यादातर नदियों के ऊपर विवाद रहता ही रहता है, क्योंकि उत्तर भारत की नदियों में पानी है ज्यादा और बारहमासी नदियां हैं, यहाँ लड़ाई कम होती है। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनमें इन दिनों पानी बहुत कम होता है गर्मियों में, तो वहां बहुत कलेश मचता है। कावेरी नदी के ऊपर बहुत लड़ाई होती है, ठीक है, और कृष्णा के ऊपर बहुत सारी नदियां हैं उनके ऊपर लड़ाई रहती है, ठीक है। साउथ में ये चीज जो है आम है, तो केवल और केवल बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है। प्रवासी मजदूर के किसको बोलते हैं, प्रवासी मजदूर बोलते हैं जो लोग दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं, ठीक है। गांव के कुछ लोग शहर की फैक्ट्रियों में काम करने जा रहे हैं, वहां किराए पे कमरा लेके, ठीक है। जैसे यूपी बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं काम करने, ठीक है, या फिर बंबई में जाते हैं काम करने। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर जो गांव देहात के लोग हैं वो कलकत्ता की फैक्ट्रियों में काम करने आते हैं, फैक्ट्रियों में या ऑफिस में, दफ्तर में। प्रवास का मतलब है कि लोगों को अपने आसपास काम नहीं मिल रहा, उनको दूसरे शहर या दूसरे राज्य में काम ढूंढने जाना पड़ रहा है,
तो उनको बोलेंगे प्रवासी मजदूर। ठीक है, पहला है इसमें संगठित कार्यबल, दूसरा है इसमें लेबर चौक, तीसरा है भूमालिक और चौथा है प्रशिक्षित तकनीशियन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेबर चौक। हर शहर में एक लेबर चौक होता है, वहां पर जिन लोगों के पास काम नहीं होता है, ठीक है, गांव देहात के कुछ लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, वो क्या होता है, लेबर चौक पे जाकर खड़े हो जाते हैं। अब जिसको नौकर की जरूरत है, 1 दिन 2 दिन या 4 दिन, जैसे आपको घर बनाना है, मकान बनाना है, किसी और काम के लिए अगर आपको नौकर की जरूरत है तो आप चौराहे से मजदूर उठा के ले आओ और वो आपका काम कर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है कि दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था क्या है? पहला है दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था है दादन व्यवस्था, दूसरा है व्यापारी व बुनकर के बीच की व्यवस्था है, तीसरा है सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, चौथा है किसान व साहूकारों के बीच की व्यवस्था है। दादन व्यवस्था जो थी वो चलती थी औपनिवेश भारत में। औपनिवेश भारत मतलब अंग्रेजों के शासन में। अंग्रेजों के शासन में कौन सी व्यवस्था चलती थी? दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था में क्या था कि जो अंग्रेज थे वो किसानों से कपास खरीदते थे, ठीक है, बहुत कम रेट में किसानों से कपास लिया और उस कपास को फिर बेचते थे वो बुनकरों के पास, ठीक है। फिर एक बुनकर टाइप के जो लोग होते थे उनके पास बेचते थे, तो उन वो धागे बनाते थे, धागे बनाने के बाद वो कपड़े बुनते थे और फिर सस्ते रेट पर उनको खरीद लेते थे वो बुनकरों से, और महंगे रेट में बेचते थे वे मार्केट में। यानी कि किसानों को इसमें दादन व्यवस्था में नुकसान था, जो बुनकर थे उनको नुकसान था, लेकिन व्यापारियों को फायदा था। और व्यापारी मेनली कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है। तो इस पूरे साइकिल में किसको फायदा था? अंग्रेजों को फायदा था। बुनकरों से इतने सस्ते रेट पर ये लेते थे कि कई बार ऐसा हुआ कि जो बुनकर हैं वो पूरा की पूरा गांव छोड़कर भाग जा रहे हैं कि भाई ये हमसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं, ब्याज हमसे पटी नहीं पाता, फिर हम और ब्याज पे पैसा लेते हैं, इनसे सामान लेते हैं, फिर कपड़ा बुन रहे हैं, फिर सामान लेके फिर कपड़ा बुन रहे हैं। पहले मतलब हाथ के कपड़े पहने जाते थे, अब तो मशीन बुनती है कपड़े, ठीक है। मतलब कपड़े बुनना मतलब ये जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, आपने जो भी कपड़े पहन रखे हैं, अब तो वो मशीनें बनाती हैं, पहले हाथ से बुने जाते थे, ठीक है। तो उसके होते थे सूती कपड़े, तो हाथ से बुने जाते थे। तो वो जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको बोला गया दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था में किसान का पूरी तरह से नुकसान था, बुनकरों का भी पूरी तरह से नुकसान था। तो इस व्यवस्था का लास्ट में परिणाम क्या हुआ कि बुनकर और किसान गांव छोड़कर भागने लगे। बुनकरों को सही रेट पर कपास नहीं बिक रहा था उनका, क्योंकि सस्ता रेट लगाते थे अंग्रेज, उनको मजबूर करते थे कि सस्ते रेट पे बेचो, क्योंकि ज्यादा दिन स्टोर करेंगे तो फिर उनको खाने पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? किसान के पास पैसे कहाँ से आते हैं? फसल आई, फसल को बेचो और जो पैसे आए फिर कुछ पैसे अगली फसल के लिए लग जाएंगे और कुछ पैसों से घर का खर्च चलेगा। उनको तो बेचना पड़ता है फसल। तो जो अंग्रेज थे वो सस्ते रेट पर खरीदते थे, बुनकरों को महंगा बेचते थे, और फिर बुनकरों से कपड़ा फिर सस्ते रेट पर खरीदते थे और कपड़ा महंगा करके मार्केट में बेचते थे, और या फिर वो पूरा का पूरा कपड़ा यूरोप में बेचते थे। तो इस तरह से जो बुनकर थे उनको बहुत लॉस हुआ। तो ये जो व्यवस्था है ये है व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, ठीक है। देखो जब तक भारत में अंग्रेज नहीं आए थे तब तक हर घर में काम था, हर घर में मतलब हर गांव में 2-4 लोग कपड़े बुनने का काम करते थे, हर गांव में 2-4 लोग बर्तन बनाने का काम करते थे, हर गांव में 2-4 लोग चप्पल जूते बनाने का काम करते थे। हर आदमी के घर में ही काम था, बाहर फैक्ट्रियों में काम करने की जरूरत नहीं थी। हर गांव में कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम होता था, ठीक है। हर गांव की बात बता रही हूँ, मतलब गांव की अपनी जो जरूरतें हैं वो गांव से पूरी हो जाती थी, उन्हें दूसरे गांव से खरीदने की भी जरूरत नहीं थी। गांव में बुनकर भी होते थे, गांव में कपड़े बनाने वाले भी, गांव में बर्तन बनाने वाले भी गांव में ही होते थे। और मैंने अपने गांव में देखा है बर्तन बनाते हुए लोगों को, ठीक है, लोहे के और सिल्वर उसके एल्युमिनियम के बर्तन बनाते थे, तो वो गांव में बनते थे सारी की सारी चीजें। तो सबके पास, ज्यादातर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट था, रोजगार था। और कुछ लोग किसान का काम करते थे, खेती का काम करते थे, है ना। तो सबके काम बटे हुए थे और ज्यादातर सबके पास रोजगार था। लेकिन अंग्रेज आए तो फैक्ट्रियां खुल गई, फैक्ट्रियों में वो सस्ता माल बनाने लगे। तो जब सस्ता माल बाहर से देखने में भी बढ़िया लग रहा है तो अब बाहर वाला लोगे, गाँव वाला थोड़ी लोगे। तो इस तरह से जो घरेलू चीजें चल रही थी वो धीरे धीरे बंद होती चली गई, और फैंसी आइटम के चक्कर में हम मार्केट में अच्छी अच्छी चीजें खरीदने लगे, और जो गाँव के जो छोटे मोटे काम चल रहे थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर है 64, भारत में लोकतंत्र पर आधारित निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, चिटिंग नहीं होनी चाहिए। बी है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होता है। जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति कौन होते हैं? नेता होते हैं। हम किसको वोट डाल के आते हैं? नेताओं को, ठीक है, एमपी या एमएलए को। तो बाद में अगर राज्य से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेता है तो एमएलए लेते हैं, है ना, विधानसभाओं में बैठ के एमएलए लेते हैं।
और अगर पूरे देश के लिए निर्णय लेना होता है तो संसद में बैठे हुए सांसद लेते हैं, तो चुनते तो हम ही लोग हैं ना उनको, तो वही लोग निर्णय ले पाते हैं जिनको देश की जनता चुनती है। सही आंसर क्या है, दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 65। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन है ए यहाँ पर, रौनक के अंकल चाहते हैं, रौनक नाम का एक लड़का है, उसके अंकल चाहते हैं, ये पूरी की पूरी, ठीक है, ये दोनों लाइन आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है 7th क्लास की पॉलिटी में। रौनक के अंकल चाहते हैं कि वे अधिक अंक अर्जित करें, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर होंगे। वो चाहते हैं कि लड़का साइंस साइड से बढ़िया पढ़े जिससे उसके अच्छे अंक आए ताकि उसकी अच्छी नौकरी लगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक रूढ़िवादी धारणा है कि लड़कों को ज्यादा मेहनत करनी है पढ़ाई में क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो ये कैसी है, रूढ़िबद्ध धारणा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बी है लक्ष्मी लाकड़ा लाकड़ा लक्ष्मी लाकड़ा, जो 27 वर्ष की हैं, भारतीय रेल में पहली महिला इंजन चालक बनी। मतलब उससे पहले कोई भी महिला भारतीय रेल नहीं चलाती थी, तो वो पहली बनी। तो अब नीचे पूछा गया है, उपयुक्त तथ्य में से कौन सा कथन रूढ़िवादी धारणा को तोड़ने के उदाहरण के रूप में प्रयोग किया गया है। रूढ़िवादी धारणा ये है कि कोई भी जो महिला है वो रेल नहीं चला सकती, ठीक है, लेकिन लक्ष्मी जी ने ये प्रथा तोड़ी और उन्होंने पहली वो चालक बनी जिन्होंने रेल का इंजन चलाया। ठीक है, ये पहली महिला बनी, तो इन्होंने इस रूढ़ी को तोड़ा। लेकिन ये रौनक वाली जो चली आ रही है प्रथा, ये आज भी है। आज भी लड़कों को ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि कठिन सब्जेक्ट लो, मेनली साइंस साइड लो और अच्छे अंक लाओ क्योंकि तुम्हें आगे जाके बहुत अच्छी नौकरी करनी है। ठीक है, लड़कियों पर थोड़ा कम प्रेशर होता है, लड़कों पर ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 66। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता दी गई है। मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है किसको। पहला है स्वतंत्रता, तो ये मौलिक अधिकार ही है। दूसरा है समानता, ये भी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, रूप में, मौलिक अधिकार नहीं बोला इन्होंने, रूप में। तीसरा है जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार को इन्होंने आर्टिकल 21A में रखा है। इन्होंने बोला है जीवन का अधिकार सबका अधिकार है, जिसमें बिजली पानी अन्य मूलभूत सुविधा देना किसका काम है, सरकार का काम है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है मौलिक अधिकारों में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। अलग अलग तरीके से आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 21 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान रखना, आर्टिकल 21 में 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा के बारे में भी दिया गया है और आर्टिकल 21 में ही मौलिक मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है 6 से 14 साल की बच्चों की शिक्षा, और इसमें भी जोड़ा गया है आर्टिकल 21 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं, क्यों ये बनाए गए हैं। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व क्या करना चाहते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है पहला यहाँ पर, ए है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो, बी है यहाँ पर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो, सी है कल्याणकारी राज्य के लिए, और डी है पुलिस राज्य के लिए। तो देखो, पुलिस राज्य के लिए तो ये चाहते नहीं है, ठीक है, पुलिस राज्य जैसी कोई भी बात नहीं लिखी गई है। राजनीतिक लोकतंत्र की बात कही गई है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात कही गई है नीति निर्देशक तत्वों में, और कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। सही आंसर कौन सा होगा, जिसमें डी नहीं होगा। डी किसमें नहीं है, पहले में नहीं है। ठीक है, पहला ही इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मुखिया कौन होता है। पहला है इसमें भारत के राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा है फेडरल कोर्ट इंडिया के न्यायाधीश। फेडरल कोर्ट इंडिया में है ही नहीं, अमेरिका में है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं फेडरल कोर्ट। तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। चौथा है भारत के महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी नहीं होते, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने का पहला राज्य कौन सा था। पहला राज्य कौन सा था जिसमें मध्याह्न भोजन शुरू किया गया। मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील। ठीक है, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है महाराष्ट्र। ये ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर। ठीक है, टीचिंग एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास एवं क्रियान्वयन कर रही है। मध्य भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है। लक्ष्य नंबर 2। ठीक है, अब 2 क्या है वो डिटेल में कभी और हम आपको बताएंगे।
ठीक है, आगे के जो 20 क्वेश्चन रहेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मेनली ये जो आगे के क्वेश्चन है इनमें पेडागोजी ही रहेगी, ठीक है, पेडागोजी रहेगी और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इन सबको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अगर आप सीटेट की लिए ये सारे के सारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई आपको दे रहा है उस नंबर पर मैसेज करके मेरे से मात्र 250 रुपये में ये सारा का सारा आप सिलेबस ले सकते हैं, ठीक है। ये साल के सारे नोट्स आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। मात्र 250 रुपये में सारे सब की सब आपको मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी फ्रेंड आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के को मेरे चैनल के बारे में बता देना, सजेस्ट कर देना, क्योंकि जीके यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी भी पढ़ाई जा रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे हो पॉलिटी में कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी आपकी चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में करा रही हूँ। जैसे ही सीटेट का पेपर खत्म होगा वैसे ही उसको भी कंप्लीट कराऊंगी। तो टीजीटी बीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो भी वहाँ पे भी आपको काम में आने वाली है। और अगर आप किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये साल की सारी ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब काम आने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।